नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव साउथ वर्सेस साउथ है। देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सरकार और विपक्ष ने अपनी अपनी जमावट कर ली है। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनके नाम का ऐलान किया। इससे पहले एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर द्रविड़ पार्टियों के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, क्योंकि दक्षिण ही पार्टी होकर दक्षिण के जो कैंडिडेट है उनका विरोध करना उनके लिए राजनीतिक रूप से मुफीद नहीं हो सकता था। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम पेश कर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए की इस चाल को मात देने की कोशिश की है। अब पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस की पृष्ठभूमि और विचारधारा वाले तमिलनाडु के एक अनुभवी भाजपा नेता हैं। पिछड़ी जाति से आते हैं। ऐसे में भाजपा ने जातिगत, सामाजिक और क्षेत्रीय सभी समीकरणों को साधने के साथ साथ इस संवैधानिक पद पर गैर विवादास्पद चेहरे को बिठाने का दांव चला है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा के सामने मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। रेड्डी भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है, लेकिन तेलंगाना की सोशल इंजीनियरिंग में बी सुदर्शन रेड्डी का बड़ा रोल रहा है। तेलंगाना सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के तहत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण शुरू किया था और इस सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करने और इसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बी सुदर्शन रेड्डी ने की थी। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सभी विपक्षी दल एकमत हैं। दरअसल इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहता था जिनकी विश्वसनीयता और साख सवालों से परे हो और साथ ही वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। रेड्डी इस मानक पर खरे उतरे और अब सरकार और विपक्ष दोनों ही दल उपराष्ट्रपति के लिए अपना अपना दांव चल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार और विपक्ष ने प्रत्याशियों की प्राथमिकता में दक्षिण को रखा है और अब चुनावी समीकरणों और नंबर गेम ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। समर्थन जुटाने की कवायद से लेकर सरकार और विपक्ष की पूरी कोशिश और नजर क्रॉस वोटिंग ना हो इस पर होगी, जिसको साधना दोनों के लिए, खास तौर पर विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो सुनाते हैं। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. So this is the name, and we had meeting just now and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे हैं, आसाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, सोशल जस्टिस को, रिप्रेजेंटेशन को, इन तमाम चीज़ों को लेके उन्होंने पूरी लंबी लड़ी है उस ज़माने से आज तक। ये हमारी लड़ाई आज देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, हर पद के लिए आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। और पिछले हमारे एक्सपीरियंसेस थे, उसमें हम लोग को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो अपहोल्ड करता है, उसके वैल्यूज़ को जो सिम्बलाइज करता है, उस वैल्यूज़ को जो रिप्रेजेंट करता है, वैसे आदमी को डालना चाहिए, इसीलिए इस कैंडिडेट को लाया। इलेक्शन होगा और चलिए, पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नज़र नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला,
मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। ये आपसी सहमति से महामहिम उपराष्ट्रपति जी का चयन हो जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी खड़ा हो सकता है, खड़ा किया जा सकता है। तो विपक्ष ने कई अवसर खोए हैं जब अच्छे कैंडिडेट उतारे गए हैं, उनका भी उन्होंने विरोध किया और कैंडिडेट को खड़ा किया, ये जानते हुए कि हार सुनिश्चित है। उसके कुछ मैसेज देने का प्रयास किया होगा। तो कुंवर बेचैन मेरे को याद आ रहे हैं कि सारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तो जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलिए, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, दक्षिण पर दांव है, और इसलिए भी है क्योंकि दोनों कैंडिडेट जो हैं वो साउथ से हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं देखिए इसके पीछे। दोनों की अपनी स्ट्रेटेजी थी, एनडीए और इंडिया ब्लॉक की, कि आखिर किस तरीके से चेहरा होना चाहिए। अपना एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि कौन हो सकता है, किनको हम रख सकते हैं, और जाहिर तौर पर कौन जीत कर आ सकता है। तो पूरा एक क्राइटेरिया बनाने के बाद ये दो नाम जो फाइनल आए हैं, इसमें से अब कौन होगा उपराष्ट्रपति, ये वाकई एक सवाल है, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, दोनों की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें तो एक राजनीतिक बहुत अच्छे उससे जुड़े हुए हैं और दूसरे बिल्कुल राजनीति से कोसों दूर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज रह चुके हैं। तो इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा कि दोनों राजनीति से बिल्कुल, मतलब एक राजनीति में इन्वॉल्व, दूसरे का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। तो ये फैक्टर भी बड़ा एक दिलचस्प है। यहाँ पर हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आरिश सिद्दीकी। आरिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है, हालांकि अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे करूंगी। प्रदीप जी, कैसे उपराष्ट्रपति के इस चुनाव को देखते हैं, क्योंकि अब तो दोनों जो उम्मीदवार हैं वो सामने हैं, और जब दोनों उम्मीदवार सामने हो तो ये ना सोच के बात की जाए कि एनडीए का कैंडिडेट ये है तो हम सिर्फ उनके बारे में कहेंगे, या इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट है तो हम उनके बारे में कांग्रेस कहे। लेकिन दोनों ही कैंडिडेट को यदि सामने रख के एक उपराष्ट्रपति के इस इलेक्शन को देखें तो कैसे भारतीय जनता पार्टी समझती? नमस्ते राखी जी। पिछली चर्चा से अब तक जितने भी त्योहार बीत गए उस सब की आपको एक साथ शुभकामनाएं। दर्शकों को प्रणाम, साथी वक्ताओं को नमस्ते। अब आते हैं मुद्दे पे। तो देखिए, 391 नंबर्स हैं, और हमारी व्यवस्था में सारी गणित और सारी चीजें जो है वो नंबर्स पे होती हैं। तो अगर सीधे सीधे से बात करें, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा बीच में ये ब्रेक आ रहा था, तो चलिए क्षमा चाह रहा हूँ, 1 सेकंड का समय दे दीजिए। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। अगर नंबर को देखा जाए, नंबर्स की बात करें तो एनडीए के उम्मीदवार वो जीत रहे हैं। इसमें कोई गिला शिकवा संशय की कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और हमें चर्चा करना हमारा संवैधानिक का अधिकार है, और विपक्ष की क्या स्थिति है वो नंबर्स को देखा जाए तो उस पर हम बहुत आराम से चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, जीतेंगे तो आदरणीय एनडीए के ही कैंडिडेट। ऑडियो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, मैं आपको वापस से कनेक्ट करूंगी। आरिश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। आरिश जी, उपराष्ट्रपति के इस चुनाव को कैसे देखते हैं? अभी क्योंकि हालांकि बात कर रहे थे प्रदीप जी नंबर ऑफ सीट्स की, तो वो उस पर कंप्लीट करेंगे तब मैं कुछ बोलती, लेकिन ठीक है, वो दोबारा से कनेक्ट होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कितने एमपीज होंगे, वो सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट कौन है, क्या कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है, एक चुनौती जैसा होगा। कैसे इस इलेक्शन को कांग्रेस देख रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी इंडिया ब्लॉक के साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जैसा कि हमेशा से रहा है कि हम बहुत ही सद्भावपूर्ण और बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, और आज इसी को आपने देखा होगा कि पूरे विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर जिम्मेदारी दे रखी थी कि जैसा ये ऐलान कर देंगे हम लोग उस पर अपनी मोहर लगा देंगे सभी के सभी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसे आप सभी के सामने दिखाया भी है, क्योंकि देखिए
वही राजनीतिक पार्टी जिंदा रहेगी, वही राजनीतिक पार्टी लोगों की आवाज उठाएगी जो 24 घंटे चुनाव लड़ती हो और जो लोगों की चिंता करती हो। हमने एक शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत ही सद्भावपूर्ण वातावरण में हमने सुदर्शन जी को, रेड्डी साहब को हम लोगों ने उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए चयन किया है। और वो इसलिए चयन किया है क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है और आंध्र प्रदेश दक्षिणी भारत से आते हैं, वहां के हाई कोर्ट के सुप्रीमो रहे हैं, फिर उसके बाद जो हमारे देश का उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जज भी वो रह चुके हैं। तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा होती है और उसे किस तरह से चलाना है। ठीक बात है। अनिल जी जुड़े हमारे साथ। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बोलिए। हाँ अनिल जी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों कैंडिडेट के नाम सामने हैं, एनडीए से भी और इंडिया ब्लॉक से भी। मैं ये तो नहीं पूछूंगी किसका पड़ला भारी, इसलिए नहीं पूछूंगी क्योंकि देखिए ये जो दो चेहरे हैं इनकी अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी पृष्ठभूमि है, और ये जो पद है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद होता है, तो उस पर क्या किसका पड़ला भारी करना। लेकिन हाँ, ये जरूर बात हो सकती है कि वर्तमान चीजों को समझा जाए तो ये लड़ाई साउथ वर्सेस साउथ की है। क्या इसके पीछे कोई और एक मुख्य वजह देखते हैं इस तरह के चेहरों को सामने रखने की, और क्या इसका एक प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, यदि राजनीतिक पलड़े की यदि आप बात करें, ना भी पूछे तो मैं थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालना चाहूंगा। आज मौजूदा जो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में है, वो देखी जा सकती है, स्पष्ट है। तकरीबन 80 सीट से कांग्रेस पीछे है, और जो बहुमत चाहिए वोटिंग के दौरान, जो बहुमत चाहिए उसके अंदर तकरीबन 30-35 सीट से तकरीबन भारतीय जनता पार्टी आगे है। मतलब ये एक आंकड़े दिखाते हैं कि दोनों के अंदर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आंकड़ों के मुताबिक और सीटों के मुताबिक। अब यदि पूरे मामले को हम साउथ वर्सेस साउथ पर ले जाएं तो आपको ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं मेरी नहीं समझ में आ रही साउथ वर्सेस साउथ की, बल्कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि यदि आप ध्यान दें तो जब जनरल मीटिंग हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने जब उनके कैंडिडेट का स्वागत किया था तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये जो शख्सियत है यह राजनीति में खेल नहीं करेगी। ये उनका बयान आया था, और ये बयान ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो उनके कार्यकाल के दौरान इतनी बयानबाजियां हुई हैं, इतना कुछ हुआ है कि जिससे एक समय तो ऐसा आ गया था कि मौजूदा जो सरकार है वो भी सत्ते में आ गई थी कि अब उनके बयानों को लेकर जवाब क्या दिया जाए। कि कई चीजें ऐसी वो बोल रहे थे जो न तो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन पे आ रही थी और ना ही मौजूदा समीकरणों पर बैठ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे उनको तो जाना ही था, ये जो राजनीतिक गलियारे में था ये तय ही था। अब नए की जो बात है ना, उसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नरेंद्र मोदी का जो बयान है वो बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, और जो वास्तविक आंकड़े हैं अभी मौजूदा राज्यसभा और लोकसभा में वो भी कई, और मेरी तरफ से 90% तो भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी दिखा रहे हैं। और जहां तक ये बात आपने कही क्रॉस वोटिंग की, तो एक हल्का सा, ये नहीं कहूंगा होगी, लेकिन बहुत धुंधला सा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में और अन्य राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी गठबंधन में है या क्यों कहें थोड़ी सी कमजोर तरफ है, वहां कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। मतलब मैं एकदम स्पष्ट नहीं कहूंगा, लेकिन चांसेस थोड़े बहुत है, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरिश जी 1 सेकंड रुकेगा। प्रदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ प्रदीप जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप कंप्लीट करिएगा अपनी बात। देखिए, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, जैसे कि अभी आदरणीय अनिल जी ने जो एक बात रखी है वो खैर दर्शकों की जानकारी के लिए है, लेकिन मैं अपनी राजनीतिक पार्टी का पक्ष रखूंगा। तो देखिए क्या है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, हमारे यहाँ वो सभापति भी होता है सदन में, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। हालांकि दर्शक समझ गए आदरणीय अनिल जी ने जो बात रखी है उस तरह से। और हमारे यहाँ क्या है कि एक व्यवस्था में चाहे किसी भी की सरकार रही हो,
लेकिन एक परिपाटी बड़ी चली आई है फेयर स्मूथ रनिंग की। ऐसा कुछ नहीं साक्ष्य खड़े करे गए या ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे कि आप इस चली आ रही संसदीय परंपरा को जो आप तोड़ने या भिन्न करने का, या जो प्रोटोकॉल है, जिस प्रकार से हमारे जो नंबर्स है, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, सदन के नेता, विपक्ष के नेता, इसमें कभी क्लैश नहीं रहा है। ये बीते कुछ कारण ऐसे रहे, हालांकि मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन संख्या बल की उन्होंने जो बात कही है, मेरा एक छोटा सा मैं विरोध कहूंगा राखी जी कि साउथ वर्सेस साउथ टर्म इस्तेमाल करना मेरा इससे विरोध है। ये हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। संपूर्ण भारत है, संविधान से चलता है, और इसमें इस प्रकार की शब्दावली, मैं थोड़ा सा इससे प्रोटेस्ट करूंगा कि ठीक है भाई, हम तो कहीं से भी किसी भी कैंडिडेट को आप चुनिए या कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक ये जो विचार रखना कि वर्सेस, ये राजनीति में देखिए लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, वहां पे समझ में आता है कि ठीक है भाई, ये फलाना कैंडिडेट वर्सेस फलाना कैंडिडेट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बताऊं, अगर मैं कुछ तथ्यों पे बोलूं, तो नेतृत्व मजबूत, विकास का एजेंडा, जन कल्याणकारी योजनाएं, तो क्या इस तरह की योजनाएं चलाने वाली पार्टी क्या किसी वर्सेस किसी के विषय में सोचेगी क्या? आप बताइए। ये एक निराधार है। और जो सरकार से तालमेल बिठाना होता है, जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे आता है तो वो पार्टी का नहीं रह जाता, वो एक स्वतंत्र, उसकी एक अथॉरिटी होती है। और हमें आशा है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं बालकृष्ण जी, वो इस मर्यादा को बहुत अच्छे से निभाएंगे। आपके बाइट में शुरू में बोला गया कि देखिए एक मतलब वो आदरणीय जज साहब है, पूर्व जज साहब है, हालांकि उनका भी एक बढ़िया करियर है, लेकिन सदन चलाना और निर्णय देना दो बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग अलग काम है। दोनों की अपनी उपयोगिता है, दोनों के अपने अनुभव जनित कार्यों में उनकी उपयोगिता है, लेकिन यहाँ सदन की बात है। और देखिए, अनिल जी ने बहुत पहले कह दिया, मैं उसको बार बार रिएटरेट नहीं करना चाहता। नंबर आज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और नंबर से ही जीत या हार तय होती है। हमारे यहाँ सेकंड रनर अप को ट्रॉफी नहीं दी जाती, चल चुन के वही आता है जो लोकसभा में जीतता है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया अनिल जी ने, मैंने बड़ी ध्यान से सुना कि बिहार में थोड़ा बहुत चांसेस है, तो वो जो थोड़ा बहुत चांसेस है उसमें नंबर इतने दूर के हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अच्छा होता है। जैसे हम एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि जब महिला बिल प्रस्तुत हो रहा था नई सदन की बिल्डिंग में, तो कमोबेश सभी ने जो है उसका सहमति व्यक्त की थी कि हाँ भाई ठीक है, यूनानिमस हो जाने दीजिए। महिला आरक्षण पे बिल था, लेकिन उस समय भी चूंकि विपक्ष है, तो विपक्ष तो अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगा। वो देश की माताएं और बहनें चुनेंगी कि भाई किस समय किसने क्या भूमिका निभाई थी। तो राष्ट्रपति जी का जो चुनाव, उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव है, ये महत्वपूर्ण है। और देखना ये रहेगा कि विपक्ष अभी, मुझे हंसी आ रही है जिस घटनाक्रम बदल रहे हैं, डेटा देने वालों ने जिस प्रकार से खेल किया, मैं अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि कितने लोगों ने राहुल जी की जो है ना नैया डुबाने की कसम खा रखी है। एक गलती, दो गलती, 10 गलती, 20 गलती, गलतियां पे गलती, गलतियां पे गलती। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, ये तो खैर विषय से हटके बात हो गई। ये ठीक है आपने कहा, लेकिन ये थोड़ी सी विषय से हट के बात थी। लेकिन हाँ, इस बात को हमें देखना पड़ेगा। एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए साउथ वर्सेस साउथ का जिक्र आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार हैं, दोनों जो नाम हैं, वो साउथ से ही हैं। ठीक है, दक्षिण की राजनीति से हैं। एक तो खैर राजनीति से हैं, दूसरे राजनीति से हैं नहीं, लेकिन उनकी भी जो पृष्ठभूमि है या वो जहाँ से, वो साउथ से है, इसलिए साउथ साउथ का जिक्र आया। आने वाले समय में इलेक्शन है, ठीक है, और कल ही राजनाथ सिंह ने सभी जो आपके सहयोगी हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी लोगों से अपील की है, डीएमके के कई लोगों से अपील की है कि अब हम चाहते हैं कि सबकी भागीदारी हो और वो एक कहीं ना कहीं जो राधाकृष्णन जी हैं उनके समर्थन में वोट करें। तो ये वो बात है जो दिखाती है, आज आप समर्थन भी मांग रहे हैं, होना भी चाहिए, लेकिन जब राजनीतिक रूप से आप आएंगे, इलेक्शन के उस पर जाएंगे, तो जो आपके सहयोगी हैं वो समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या क्रॉस वोटिंग होगी तो कितना प्रभावित करेगा। तो ये जो मुकाबला है ना, बड़ा दिलचस्प है इन दोनों कैंडिडेट को लेके, इसलिए ये बात निकली थी। ठीक है प्रदीप जी, एक सेकंड दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आरिशी, फिर मैं वापस आ रही हूँ। आरिशी बोलिए। देखिए मैडम, उम्मीद है जितना समय, जितना टाइम आपने इस महत्वपूर्ण डिबेट का बीजेपी के प्रवक्ता को दिया है, तो इतना ही शायद आप मुझे दे दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। अभी नंबर की बात चल रही थी, तो मैं से इस शेर से कहूंगा कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। और बड़ी उम्मीद मुझे जाते किब्रिया से है,
चराग हाथ में है और गुफ्तगू हवा से है। अभी धड़कन जी की बात आई और जस्टिस साहब की बात आई कि वो सदन को चलाना नहीं जानते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं भाई साहब से, जब किसी को न्याय की गुहार होती है प्रदीप जी रुकिएगा, हिंदुस्तान तो वो सबसे पहले जज के पास जाता है, उसे कानून के ऊपर भरोसा होता है कि शायद ये हमारी सुन लेगा। तो अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर हमारे रेड्डी साहब चुनाव जीत जाते हैं, सुदर्शन साहब, तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आंध्र, हंसिए मत साहब, आप लोग हंसिए मत, इस टाइम पूरा देश आपके ऊपर हंस रहा है। इस टाइम पूरा देश, जिस तरह से आप लोगों ने, हमें तो खतरा है, जिस तरह से आप लोग लोकसभा के अंदर, प्रकार से आप लोगों ने विधानसभा के अंदर, जिस तरह से आप लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर सरकारों को चुराने का काम किया, विधायक सांसदों को डराने का काम किया, मुझे डर है कि आप लोग उपराष्ट्रपति के अंदर भी चुनाव चोरी ना कर दे। मुझे डर है कि आप लोग उपराष्ट्रपति, जिस तरह से आप लोग राहुल गांधी जी के चेहरे को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और उसमें आप बोल रहे हैं, आप रिपीट कैसे कर सकते हैं? जिस दिन से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति के चुनाव से, उस दिन से धनखड़ जी का कुछ नहीं पता है। और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, अनिल भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। क्या पता धनखड़ जी मोदी जी को शर्म दिलाना चाहते हो कि 75 साल के मोदी जी होने जा रहे हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपकी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। आरएसएस के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि जब मैं 75 साल का हो जाऊंगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो मैं भी इधर चर्चा से बोलूंगा, मैं चर्चा का विषय वहां नहीं रह गया है। जिन्होंने ये नियम बनाए थे, जिन्होंने इस नियम को इजाद करने का काम किया था, वो कब को रिटायर होने का काम कर रहे हैं? वो देश के लिए ठीक है। आरिश जी, उपराष्ट्रपति पर हम बात करें, लकीर को छोटी क्यों करे, हम तो उससे बड़ी लकीर खींचने का काम करेंगे। लेकिन पूरी भाजपा दिन भर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इनको कोसने का काम करती है। इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे हैं, दर्द बीजेपी के नेताओं को होता है, पेट में दर्द इन लोगों के होता है। इलेक्शन कमीशन का वकील बीजेपी का प्रवक्ता बनने का काम करता है टीवी डिबेट के ऊपर। देखिए, मजाक हो रहा है। मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, एक सेकंड प्रदीप जी, क्योंकि मैं वापस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय हो गया है। लेकिन एक चीज है, क्योंकि यहाँ पर अनिल जी ने बहुत क्लियर पहले ही कर दिया था, मैंने तो सवाल किया नहीं था किसका पड़ला भारी, पर उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का दिखता है, क्रॉस वोटिंग का भी उनको कुछ धुंधला प्रभाव दिखता है। लेकिन एक्चुअल में परिस्थितियां क्या होंगी ये हम तब देखेंगे। देखिए, समय की सीमा है, विषय थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बातें बहुत निकलेंगी। जब हम पृष्ठभूमि पर आएंगे, हम उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे, कैंडिडेट्स पर मंथन करेंगे और दक्षिण से जोड़कर बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा तो बड़ी होती ही है। हालांकि समय की सीमा थी, अब देखना हमें यह है कि आखिरकार इन दोनों उम्मीदवारों में से जो नंबर ऑफ जो वोट्स होंगे किसके पक्ष में ज्यादा जाते हैं। क्रॉस वोटिंग होगी या करवाने की जो संभावना होगी वो कितनी बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।